वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की शक्ति। तो बच्चों, अभी तक हम लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एलएसी सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला ही टॉपिक मेन हेडिंग है लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। आज हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, यानी टॉपिक है हमारा लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में भाषा विविधता। ये क्या होती है, ये इसको समझते हैं। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, जो कि हम अभी शुरू से अब तक जानते आए हैं कि भाषा शब्दों और संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यह संप्रेषण की एक प्रणाली है जिसमें ध्वनि, शब्द, व्याकरण शामिल होते हैं। हमने भाषा को अच्छी तरह अब तक समझ लिया है, तो हम भाषा के बारे में थोड़ा सा जब हम इस आंसर को स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर भाषा के बारे में बताएंगे। फिर हम आते हैं बहुभाषावाद, जिसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन है। बहुभाषावाद का अर्थ है एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना। जैसे हम सभी एक लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी जानते हैं, बहुत से दो लैंग्वेज के साथ साथ थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज इसको भी जानते हैं। तो ये सब मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है, बहुभाषावाद कहलाता है। तो यह किसी व्यक्ति द्वारा, किसी समूह द्वारा किया जा सकता है। जो लोग कई भाषाएं बोलते हैं उन्हें बहुभाषी यानी कि पॉलीग्लोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं, पॉलीग्लोट्स कहते हैं उन्हें, बहुभाषी। शोधों से यह पाया गया है कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग एक भाषा बोलने वालों की तुलना में भाषा सीखने में अधिक दक्ष होते हैं। जब एक तो वो पर्सन है जिसको एक या दो ही भाषा आती है, अपनी मातृभाषा हो गई या फिर अपनी प्रादेशिक भाषा हो गई, एक वो व्यक्ति है जो कि और भी भाषा जानता है, तो वह अगर उस क्षेत्र में जाता है, दूसरा पर्सन जिसको उस क्षेत्र की भाषा आती है, तो वह वहां पर सर्वाइव अच्छी तरह से कर सकता है। तो अब चलते हैं भारत के संदर्भ में बहुभाषावाद। ये क्या कहता है? भारत भाषाई विविधता का देश है। प्राचीन काल से यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हजारों भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। भारत में भाषाओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसे भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी ये भी कहते हैं इसे। स्वतंत्रता के बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन भी किया गया। 1961 में आंकड़ों के अनुसार भारत में 1652 से अधिक मातृभाषाएं थी। जब 1961 में जब आंकड़े इकट्ठे करे गए हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो पता चला कि 1652 इतनी मातृभाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भाषाओं से जुड़े कुछ फैक्ट पता चले, जो है कुल 462 भाषाएं, यानी कि 448 जीवित और 14 विलुप्त भाषाएं हैं। कुल भाषाएं 121, जिसमें से 22 अनुसूचित और 99 गैर अनुसूचित भाषा है। भाषाओं के परिवार भी हैं, भाषा परिवार। तो भाषा परिवार को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रमुख भाग हैं? पहला भाग है इंडो आर्यन, दूसरा भाग है द्रविड़, थर्ड है ऑस्ट्रो एशियाटिक, फोर्थ है चीनी तिब्बती,
और 5th है अंडमानी। तो जो भारत में 5 तरह की भाषा, यानी कि 5 फैमिली है भाषाओं की, 5 फैमिली में डिवाइड किया गया है। जो ये इंडो आर्यन भाषा है इसको भारोपीय भाषा भी कहते हैं। इसमें पंजाबी आती है, गुजराती, हिंदी, मराठी, उड़िया, असमिया, संस्कृत, उर्दू, कोंकणी, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, ये भाषाएं इंडो आर्यन यानी भारोपीय भाषा में आती हैं। द्रविड़ भाषा में कौन कौन सी आती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मुंडारी भाषा समूह, संथाली, मुंडारी, खासी, कुर्क। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर भारत में लगभग 1.3 आबादी क्षेत्र में। फिर है हमारे चीनी तिब्बती यानी कि साइनो तिब्बतन नागा भाषा समूह। मुख्य भाषा नागा है, बोडो है, मणिपुरी, मिजो, खासी, मणिपुरी। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? कौन से क्षेत्रों में? पूर्वोत्तर भारत में, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। लगभग 0.7% आबादी इस भाषा को बोलती है। फिर लास्ट है अंडमानी। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं, जिसमें प्रमुख है अंडमानी, ओंगे, जारण आदि भाषाएं। तो ये हमारे भाषा के परिवार हैं। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की कुल 12 सूचियां हैं, उसमें 8वीं अनुसूची हमारी भाषा से रिलेट है, जिसमें 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये भाषाएं इसमें ऐड करी गई हैं। टाइम टू टाइम 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया है। जो त्रिभाषा नीति है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो क्या कहता है उसको समझते हैं। भारत में लागू त्रिभाषा नीति, जिसे राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2020 द्वारा सुदृढ़ किया गया था, 2020 में उसको और मजबूती दी गई त्रिभाषा सूत्र को। इसमें विद्यालयों, जो स्कूल हैं उनमें छात्रों के बीच 3 भाषाएं सिखाना जरूरी कहा गया है, जिनमें कम से कम 2 तो भारतीय भाषाएं हों, मूल भाषा जैसे मातृभाषा हो गया, क्षेत्रीय भाषा, और एक अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। ये नीति 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर वर्तमान NEP 2020 तक भी विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन स्थापित करना है। और हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये क्या बोलता है भाषा को लेकर, इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है NEP 2020 में कि विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषा पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। यानी साइंस और जो मैथ है ना, और भी जो अच्छी जो भी है ना, थोड़े से टफ सब्जेक्ट हैं, जो कठिन सब्जेक्ट हैं, उनमें अच्छी क्वालिटी की दो भाषाओं में पुस्तकें तैयार करी जाएंगी, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो समझने में। प्रत्येक छात्र कक्षा 6 से 8 के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत भारत की भाषाएं विषय पर एक मनोरंजन परियोजना गतिविधि में भाग लेगा। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी विदेशी भाषाएं भी माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विश्व की संस्कृतियों के बारे में जानने और अपनी रुचि और आकांक्षाओं के अनुसार अपनी वैश्विक ज्ञान और गतिशीलता को समृद्ध करने के लिए पेश की जाएंगी। ये जो भाषाएं बताई गई है ना, अंग्रेजी के अलावा, जिस कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल, रूसी, इसमें जो फ्रेंच भाषा है ना, वो आजकल हमारा जो एरिया है हरियाणा, इसके जो स्कूल है उसमें ऐड कर ली गई है। भारतीय सांकेतिक भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, और श्रवण बाधित जो बच्चे ना सुनने में अक्षम है उनके लिए उपयोग की जाएंगी ये जो संकेत की भाषा होती है। जैसे जब बच्चा सुन नहीं पाता, अच्छी तरह से बोल नहीं पाता, तो उसके लिए संकेत की भाषा इस तरह से
होती हैं वो उनको उपयोग किया जाएगा, और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री इनके लिए तैयार की जाएगी, विकसित की जाएगी। NEP 2020 में कहा गया है कि अपनी भाषा और संस्कृति में शिक्षित होना किसी भी प्रकार की प्रगति में बाधा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और तकनीकी विकास में सहायक भी है। संस्कृत सहित भारत की शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य ये भी ऐड करे जाएंगे। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद।